दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग जो उत्तर प्रदेश विशेष की सीरीज़ देख रहे थे उसके तहत हम लोगों ने 841 नंबर प्रश्न से दोस्तों स्टार्ट करके लगभग हम लोगों ने दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए हम लोगों ने लगभग दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने टोटल प्रश्न कवर कर लिए हैं। 985 प्रश्नों तक कवर कर लिया है। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगभग हम लोगों ने, यहाँ देखें, आप देखें यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 841 नंबर प्रश्न से लगभग 985 नंबर प्रश्न तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। ठीक है दोस्तों, अब हम टोटल इसमें दोस्तों 1313 प्रश्न है। ठीक है, 1313 प्रश्न है टोटल। यहाँ देखें आप लोग, ठीक है, यहाँ देखें टोटल दोस्तों 1313 प्रश्न दिए गए हैं इसमें। ठीक है, लगभग हम लोगों ने 985 प्रश्नों को कवर कर लिया है। अब इसके आगे के जो प्रश्न है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, 985 नंबर प्रश्न से आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, इससे पहले के जो प्रश्न है उससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो जिन दोस्तों ने कवर ना किया हो वो उस वीडियो से जाके इससे ऊपर के जो प्रश्न है उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग 985 नंबर प्रश्न से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान से देखिए दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखेंगे। कह रहा दोस्तों, कुरु महाजनपद में वर्तमान उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र शामिल था। चलिए ठीक है, ध्यान से देखिए, कह रहा है कुरु महाजनपद में वर्तमान उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र शामिल था। ठीक है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों। यहाँ देखें, ऑप्शन ए मेरठ। ठीक है, फिर से देखें कि कुरु महाजनपद में वर्तमान उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र शामिल था। तो याद रखिए दोस्तों, यह था हमारा ऑप्शन ए, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। ठीक है दोस्तों, चलिए 986 नंबर प्रश्न देखें क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ कब स्थानांतरित की गई। क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ कब स्थानांतरित की गई दोस्तों। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1921 में। ठीक है, फिर से ध्यान से देखें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ कब स्थानांतरित की गई। तो याद रखें दोस्तों, वर्ष 1921 में हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी वह थी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की गई। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों, यहाँ देखें 987 नंबर प्रश्न की तरफ देखें क्या है। कह रहा दोस्तों, सर सैयद अहमद खां के द्वारा उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कई बार रिपीटेड प्रश्न है, ध्यान से देखें। कह रहा है, सर सैयद अहमद खां के द्वारा उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है, क्या है, देखिए, सर सैयद अहमद खां के द्वारा उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। याद रखिए, सर सैयद अहमद खां के द्वारा स्थापित कौन सा विश्वविद्यालय है। तो याद रखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। चलिए इधर देखिए दोस्तों, यहाँ बढ़ें, यहाँ देखें दोस्तों। ठीक है, चलिए 988 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए। चलिए देखेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ, चलिए यहाँ देखिए 988 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 988। ठीक है, चलिए ध्यान से देखें। कह रहा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था। ठीक है, चलिए कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था। तो याद रखें दोस्तों, इलाहाबाद। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था। तो याद रखिए, इलाहाबाद, वर्तमान नाम प्रयागराज। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखें। 989 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का प्रयागराज प्राचीन काल में किस महाजनपद का भाग था। क्या है, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज प्राचीन काल में किस महाजनपद का भाग था। तो याद रखिए दोस्तों, वत्स। ठीक है, वत्स महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। ठीक है, चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज प्राचीन काल में किस महाजनपद का भाग था। तो याद रखिए दोस्तों, वत्स। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज प्राचीन काल में किस महाजनपद का भाग था। तो याद रखिए दोस्तों, वत्स। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। चलिए अगला देखिए, 990 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों, बाबर की मृत्यु उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर हुई थी। क्या है, बाबर की मृत्यु उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर हुई थी। तो याद रखें दोस्तों, ऑप्शन डी, आगरा। ठीक है, कह रहा है, बाबर की मृत्यु उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर हुई थी। तो याद रखें दोस्तों, ऑप्शन डी, आगरा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखें, आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं। सारे पॉइंट ध्यान से देखते रहिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखें। कह रहा है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर उत्तर प्रदेश की किस जेल में रखा गया था। क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर उत्तर प्रदेश की किस जेल में रखा गया था। तो याद रखिए दोस्तों, नैनी जेल, जो कि कहाँ स्थित है, प्रयागराज में। ठीक है, फिर देखें, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर उत्तर प्रदेश की किस जेल में रखा गया। तो ऑप्शन ए, नैनी जेल, जो कि कहाँ वर्तमान में स्थित है, वह है हमारे प्रयागराज में। ठीक है,
चलिए अगला देखिए, कई बार पूछा गया प्रश्न है, ध्यान से देखें। 992 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी? क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी? तो ध्यान रखें, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि कुशीनगर। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर देखें, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी? तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी, कुशीनगर। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए 993 नंबर प्रश्न देखें क्या कह रहा है? कह रहा है उत्तर प्रदेश भारत के किस भाग में अवस्थित है? क्या है? उत्तर प्रदेश भारत के किस भाग में अवस्थित है? तो याद रखें दोस्तों, उत्तर मध्य में। ठीक है, कह रहा है उत्तर प्रदेश भारत के किस भाग में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे उत्तर मध्य में। ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत के किस भाग में अवस्थित है? तो राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, उत्तर मध्य में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए 994 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? ठीक है, उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? तो याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी, यानी कि 3। ठीक है, याद रखें कि उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, वह है हमारा 3। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। चलिए यहां देखिए, कह रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश के पश्चिम में स्थित राज्य है। क्या है? उत्तर प्रदेश के पश्चिम में स्थित राज्य है। तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों राजस्थान। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में स्थित राज्य है, तो राइट आंसर मार्क करेंगे राजस्थान। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस भूभाग को अलग करके उत्तराखंड का गठन किया गया था? क्या है? उत्तर प्रदेश के किस भूभाग को अलग करके उत्तराखंड का गठन किया गया था? तो राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में कौन सा जिला शामिल नहीं है? क्या है? उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों गोरखपुर। ठीक है, फिर देखिए, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी, गोरखपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी, गोरखपुर। चलिए अगला देखिए, 998 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के महीन अवसादों वाले समतल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्या है? उत्तर प्रदेश के महीन अवसादों वाले समतल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए दोस्तों तराई क्षेत्र। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी मार्क करेंगे। ठीक है, फिर देखिए, उत्तर प्रदेश के महीन अवसादों वाले समतल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी, तराई क्षेत्र। चलिए अगला देखें, कह रहा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में शामिल जिला नहीं है। क्या है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में शामिल जिला नहीं है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों सोनभद्र। ठीक है, कह रहा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में शामिल जिला नहीं है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी, सोनभद्र। ठीक है, चलिए 1000 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यहां देखें ध्यान से। चलिए देखिए, कह रहा है दोस्तों तराई क्षेत्र की सर्वाधिक चौड़ाई उत्तर प्रदेश के किन जिलों में मिलती है? क्या है? तराई क्षेत्र की सर्वाधिक चौड़ाई उत्तर प्रदेश के किन जिलों में मिलती है? तो याद रखिए दोस्तों कुशीनगर और महाराजगंज। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है तराई क्षेत्र की सर्वाधिक चौड़ाई उत्तर प्रदेश के किन जिलों में मिलती है? तो याद रखिए ऑप्शन ए, कुशीनगर महाराजगंज। ठीक है, फिर देखिए, तराई क्षेत्र की सर्वाधिक चौड़ाई उत्तर प्रदेश के किन जिलों में मिलती है? तो याद रखिए दोस्तों कुशीनगर और महाराजगंज। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से देखें। चलिए यहां देखें, कह रहा है दोस्तों भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश किसका भाग है? क्या है? भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश किसका भाग है? ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे गोंडवाना लैंड भी और पेंजिया लैंड भी। ठीक, गोंडवाना लैंड। ठीक है, इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों गोंडवाना लैंड। ठीक है, भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश किसका भाग है? तो याद रखें दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वह है हमारा गोंडवाना लैंड। ठीक है, भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश किसका भाग है? तो याद रखें दोस्तों गोंडवाना लैंड। ठीक है, चलिए 1002 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत नहीं आता है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत नहीं आता है? तो याद रखिए दोस्तों वह हो जाएगा हमारा फतेहपुर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल हम राइट आंसर मार्क करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत नहीं आता है, तो राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों हम फतेहपुर। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणतम बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य है दोस्तों, तो याद रखिए राइट आंसर हम मार्क करेंगे छत्तीसगढ़। ठीक है, क्या है? उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणतम बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य है, तो याद रखिए वह है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है,
उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणतम बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य है, तो याद रखें दोस्तों छत्तीसगढ़। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणतम बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, तो राइट आंसर मार्क करेंगे उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए कि उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, तो ध्यान रखें दोस्तों वह है हमारी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा गोरखपुर। ठीक है, कई बार पूछा गया प्रश्न है यह कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है, तो याद रखिए ऑप्शन ए गोरखपुर। ठीक है, चलिए 1006 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जिला है, तो याद रखें दोस्तों वह है हमारा सोनभद्र। ठीक है, सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जिला है, तो याद रखिए दोस्तों सोनभद्र। ठीक है, फिर से देखिए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है, तो याद रखें दोस्तों गोरखपुर। ठीक है, क्या है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है, तो गोरखपुर। और कह रहा है कि सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जिला है, तो याद रखें दोस्तों सोनभद्र। ठीक है, सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जिला है, तो याद रखें दोस्तों सोनभद्र। और यदि पूछे कि उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, तो ध्यान रखें उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखते रहिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। चलिए 1007 नंबर प्रश्न को देखिए, यहाँ ध्यान से क्या कह रहा है हमारा, यहाँ ध्यान से देखें। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए। चलिए यहाँ देखिए 1007 नंबर प्रश्न को देखें। ठीक है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में गंगा की बाईं ओर की सहायक नदी कौन सी है। क्या है उत्तर प्रदेश में गंगा की बाईं ओर की सहायक नदी कौन सी है, तो याद रखिए दोस्तों रामगंगा। ठीक है, क्या है कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में गंगा की बाईं ओर की सहायक नदी कौन सी है, तो याद रखिए ऑप्शन ए रामगंगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में गंगा की बाईं ओर की सहायक नदी कौन सी है, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन ए रामगंगा। ठीक है, 1008 नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है दोस्तों गोमती नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से निकलती है। क्या है गोमती नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से निकलती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी पीलीभीत। क्या है गोमती नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से निकलती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी पीलीभीत। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से निकलती, तो पीलीभीत। चलिए अगला देखिए। कह रहा है सोन नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में बहती है। क्या है सोन नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में बहती है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी सोनभद्र। ठीक है, सोन नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में बहती है, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन बी सोनभद्र। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है। क्या है कि उत्तर प्रदेश की हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन बी यमुना। ठीक है, उत्तर प्रदेश की हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है, तो याद रखिए ऑप्शन बी यमुना। चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि चंबल नदी उत्तर प्रदेश में किस नदी के साथ संगम बनाती है। क्या है चंबल नदी उत्तर प्रदेश में किस नदी के साथ संगम बनाती है, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन सी यमुना। ठीक है, कह रहा है कि चंबल नदी उत्तर प्रदेश में किस नदी के साथ संगम बनाती है, तो याद रखिए ऑप्शन सी यमुना बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए 1012 नंबर प्रश्न देखें। कह रहा है कि उद्गम स्थान के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। क्या है उद्गम स्थान के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो याद रखिए ऑप्शन बी 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, उद्गम स्थान के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखते रहिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। चलिए 1013 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है, कह रहा है कि कनहर सिंचाई परियोजना, क्या है दोस्तों, कह रहा है कि कनहर सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश की किस नदी से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों कनहर नदी। ठीक है, यहां देखें कह रहा है कि कनहर सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश की किस नदी से संबंधित है, तो याद रखें कनहर। ठीक है, चलिए 1014 बढ़ेंगे। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना कहाँ चलाई जा रही है। क्या है उत्तर प्रदेश में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना कहाँ चलाई जा रही है, तो राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी लखनऊ। क्या है उत्तर प्रदेश में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना कहाँ चलाई जा रही है, तो राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी लखनऊ। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर रामगंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। क्या है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर रामगंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ध्यान रखें दोस्तों राइट आंसर हम मार्क करेंगे मुरादाबाद, और जिसको हम लोग पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर रामगंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, तो याद रखें दोस्तों मुरादाबाद। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर रामगंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, तो याद रखें दोस्तों मुरादाबाद, जिसको हम लोग पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि उत्तर
प्रदेश में सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला कौन सा है? क्या है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन सी बदायूं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिए ऑप्शन सी बदायूं। फिर देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला कौन सा है? तो ध्यान रखें दोस्तों, वह हो जाएगा हमारा बदायूं। ठीक है, 1016 नंबर प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया है। चलिए 1017 नंबर बढ़ेंगे। कह रहा है गोविंद सागर पंत बांध उत्तर प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? क्या है गोविंद सागर पंत बांध उत्तर प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? तो बार बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखें रिहंद नदी पर। ठीक है, कह रहा है कि गोविंद सागर पंत बांध उत्तर प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से, यहां कह रहा है कि गोविंद सागर पंत बांध, ठीक है, क्या कह रहा है, गोविंद सागर पंत बांध उत्तर प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? तो ध्यान रखें रिहंद नदी पर। ठीक है, गोविंद सागर पंत बांध उत्तर प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? तो रिहंद नदी पर। चलिए 1018 प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी कितने जिलों से होकर बहती है? तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन सी 20 बिल्कुल राइट आंसर होगा कि उत्तर प्रदेश में यमुना नदी कितने जिलों से होकर बहती है? तो याद रखें ऑप्शन सी 20 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है हमारा, बढ़ेंगे 1019 नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों का उनकी लंबाई के घटते क्रम के अनुसार सही विकल्प है? क्या है उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों का उनकी लंबाई के घटते क्रम के अनुसार सही विकल्प है? तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों घाघरा। ठीक है, राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों घाघरा, फिर है दोस्तों गोमती, फिर है रामगंगा, फिर है राप्ती। ठीक है, सबसे पहले हो जाएगी दोस्तों घाघरा, फिर हो जाएगी गोमती, फिर है रामगंगा, फिर है राप्ती। ठीक है, सबसे पहले घाघरा, फिर गोमती, फिर रामगंगा, फिर राप्ती। ठीक है, घाघरा, गोमती, रामगंगा, राप्ती, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहे हैं हमारे प्रश्न, ध्यान से देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां देखिए, चलिए ध्यान से देखिए, बढ़ेंगे दोस्तों 1020 नंबर प्रश्न की तरफ। वह कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सरयू नहर परियोजना के अंतर्गत कौन सी नदी शामिल नहीं है? क्या है कि उत्तर प्रदेश में सरयू नहर परियोजना के अंतर्गत कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी यमुना नदी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सरयू नहर परियोजना के अंतर्गत कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो वह हो जाएगी दोस्तों हमारी यमुना नदी। ठीक है, चलिए यहां देखिए कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में गोमती नदी का चैनलाइजेशन किया जा रहा है? क्या है उत्तर प्रदेश के किस शहर में गोमती नदी का चैनलाइजेशन किया जा रहा है? तो याद रखिए ऑप्शन बी लखनऊ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में गोमती नदी का चैनलाइजेशन किया जा रहा है? तो याद रखिए लखनऊ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखिए 1022 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की घाघरा नदी उत्तर प्रदेश में किन दो जिलों के मध्य सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है? क्या है उत्तर प्रदेश की घाघरा नदी उत्तर प्रदेश में किन दो जिलों के मध्य सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है? तो याद रखिए दोस्तों लखीमपुर और बहराइच। ठीक है, लखीमपुर और बहराइच। उत्तर प्रदेश की घाघरा नदी उत्तर प्रदेश में किन दो जिलों के मध्य सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है? तो याद रखिए दोस्तों लखीमपुर और बहराइच। ठीक है, लखीमपुर और बहराइच। चलिए अगला देखिए 1023 नंबर प्रश्न। कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लखनऊ में। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था कहां पर स्थित है? तो याद रखिए दोस्तों लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था कहां पर स्थित है? तो याद रखिए दोस्तों लखनऊ में। चलिए अगला देखिए उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध बना है? तो याद रखिए दोस्तों माता टीला बांध। ठीक है, कई बार प्रश्न यह पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध बना है? तो याद रखिए दोस्तों माता टीला बांध। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध बना है? तो याद रखिए दोस्तों माता टीला बांध। ठीक है, 1025 नंबर प्रश्न को देखिए। कह रहा है बाढ़ सागर परियोजना उत्तर प्रदेश की किस नदी से संबंधित है? क्या है बाढ़ सागर परियोजना उत्तर प्रदेश की किस नदी से संबंधित है? तो याद रखिए सोन नदी से। ठीक है, बाढ़ सागर परियोजना उत्तर प्रदेश की किस नदी से संबंधित है? तो याद रखें सोन नदी से। ठीक है, बाढ़ सागर परियोजना उत्तर प्रदेश की किस नदी से संबंधित है? तो ऑप्शन बी सोन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए अगला देखिए क्या है हमारा 1026 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इन दोनों प्रश्नों को याद रखिएगा। फिर से देखिए उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध बना है? तो याद रखिए माता टीला बांध। फिर है कि बाढ़ सागर परियोजना उत्तर प्रदेश की किस नदी से संबंधित है? तो याद रखिए सोन नदी से। ठीक है, बाढ़ सागर परियोजना उत्तर प्रदेश की किस नदी से संबंधित है? तो ऑप्शन बी सोन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहां देखिए दोस्तों बढ़ेंगे 1026 नंबर प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहां देखते रहिए। चलिए देखेंगे, ध्यान से देखिए।
कह रहा है दोस्तों गोकुल बैराज उत्तर प्रदेश की किस नदी पर बनाया जा रहा है। क्या है, गोकुल बैराज उत्तर प्रदेश की किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो याद रखिए यमुना नदी पर। ठीक है, क्या कह रहा है कि गोकुल बैराज उत्तर प्रदेश की किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन सी यमुना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोकुल बैराज उत्तर प्रदेश की किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो याद रखिए ऑप्शन सी यमुना। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों हमारा सोनभद्र। ठीक है, फिर दोनों को देखिए, गोकुल बैराज उत्तर प्रदेश की किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो याद रखिए दोस्तों यमुना पर। क्या है, गोकुल बैराज उत्तर प्रदेश की किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो याद रखिए यमुना पर। ठीक है, फिर है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारा सोनभद्र, स्थित नहीं है गंगा नदी के तट पर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर सिंध नदी का संगम होता है। क्या है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर सिंध नदी का संगम होता है, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन डी इटावा। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर सिंध नदी का संगम होता है, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन डी इटावा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर सिंध नदी का संगम होता है, तो याद रखिए ऑप्शन डी इटावा। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर सिंध नदी का संगम होता है, तो याद रखिए इटावा। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि सई नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। क्या है, कह रहा है कि सई नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो याद रखिए दोस्तों हरदोई। ठीक है, कह रहा है कि सई नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। ठीक है, सई नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो याद रखिए दोस्तों हरदोई। ठीक है, सई नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो याद रखिए दोस्तों हरदोई। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या है हमारे आगे के प्रश्न, ध्यान से देखते रहिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ देखें, कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की टोंस नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है। क्या है, उत्तर प्रदेश की टोंस नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है, तो याद रखिए दोस्तों प्रयागराज। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की टोंस नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है, तो याद रखिए दोस्तों प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की टोंस नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है, तो याद रखिए दोस्तों प्रयागराज। चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर व नदी तट पर स्थिति के अनुसार सुमेलित कीजिए। क्या है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर व नदी तट पर स्थिति के अनुसार उनको सुमेलित कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम सुमेल करेंगे। ठीक है, चलिए सुमेल करते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ देखिए, औरैया को दोस्तों हम लोग सुमेल करेंगे यमुना से। ठीक है, औरैया को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों यमुना से। ठीक है, और फिर है हमारा लखनऊ, तो लखनऊ को हम सभी लोग जानते हैं सुमेल करेंगे दोस्तों गोमती से। ठीक है, फिर है हमारा कन्नौज। ठीक है, तो कन्नौज को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों किससे, तो कन्नौज को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों गंगा से। ठीक है, कन्नौज को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों गंगा से। ठीक है, और बाकी बचा हमारा बदायूं, तो बदायूं को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों रामगंगा से। ठीक है, फिर देखिए औरैया को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों यमुना से, औरैया को यमुना से, लखनऊ को दोस्तों गोमती से, कन्नौज को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों गंगा से, और बदायूं को सुमेल करेंगे रामगंगा से। ठीक है, फिर देखिए औरैया को सुमेल करेंगे दोस्तों यमुना से, लखनऊ को सुमेल करेंगे गोमती से, कन्नौज को सुमेल करेंगे गंगा से, बदायूं को सुमेल करेंगे रामगंगा से। ठीक है, औरैया को सुमेल करेंगे यमुना से, लखनऊ को सुमेल करेंगे गोमती से, कन्नौज को सुमेल करेंगे गंगा से, बदायूं को सुमेल करेंगे रामगंगा से। फिर देखिए औरैया को सुमेल करेंगे यमुना से, लखनऊ को सुमेल करेंगे गोमती से, कन्नौज को सुमेल करेंगे गंगा से, बदायूं को सुमेल करेंगे रामगंगा से। फिर देखें औरैया को सुमेल करेंगे यमुना से, लखनऊ को सुमेल करेंगे गोमती से, कन्नौज को सुमेल करेंगे गंगा से, और बदायूं को सुमेल करेंगे रामगंगा से, और सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मध्य भाग गंगा यमुना के विशाल मैदान में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे जलोढ़ मृदा भी पाई जाती है, मरुस्थलीय मृदा भी पाई जाती है, और काली मृदा भी पाई जाती है, ऊपर युक्त सभी। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मध्य भाग गंगा यमुना के विशाल मैदान में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो याद रखिए जलोढ़ मृदा, मरुस्थलीय मृदा, काली मृदा, ऊपर युक्त सभी। ठीक है, चलिए राइट आंसर ऑप्शन डी मार्क करेंगे। फिर देखें उत्तर प्रदेश के मध्य भाग गंगा यमुना के विशाल मैदान में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो याद रखिए दोस्तों जलोढ़ मृदा, मरुस्थलीय मृदा, और काली मृदा। ठीक है, उपर्युक्त सभी राइट आंसर मार्क करेंगे। चलिए 1033 नंबर प्रश्न देखें क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से देखते रहिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए देखेंगे, यहां देखें, कह रहा है 1033 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखें। चले यहां देखें, चलिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का मृदा अपरदन सर्वाधिक होता है। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का मृदा अपरदन सर्वाधिक होता है, तो याद रखिए दोस्तों हम राइट आंसर मार्क करेंगे जलीय अपरदन। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का मृदा अपरदन सर्वाधिक होता है, तो याद रखिए दोस्तों जलीय अपरदन। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में विंध्य श्रेणी की चट्टानों के टूटने फूटने से किस मृदा का निर्माण होता है, तो याद रखिए दोस्तों भोटा मृदा। ठीक है,
याद रखिए भोटा मृदा। फिर देखिए कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का मृदा अपरदन सर्वाधिक होता है, तो याद रखिए दोस्तों जलीय अपरदन। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का मृदा अपरदन सर्वाधिक होता है, तो याद रखिए जलीय अपरदन। ठीक है, 1034 नंबर प्रश्न को देखें कि उत्तर प्रदेश में विंध्य श्रेणी की चट्टानों के टूटने फूटने से किस मृदा का निर्माण होता है, तो याद रखिए दोस्तों भोटा मृदा। क्या है, उत्तर प्रदेश में विंध्य श्रेणी की चट्टानों के टूटने फूटने से किस मृदा का निर्माण होता है, तो याद रखें दोस्तों भोटा मृदा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखें, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें लाल मृदा नहीं पाई जाती है। क्या है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें लाल मृदा नहीं पाई जाती है, तो राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी अलीगढ़। ठीक है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें लाल मृदा नहीं पाई जाती है, तो राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी अलीगढ़। ठीक है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें लाल मृदा नहीं पाई जाती है, तो याद रखें अलीगढ़। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में पाई जाने वाली मार यानी कि माड़ मृदा में किस तत्व की प्रधानता होती है, तो याद रखिए सिलिकेट की। ठीक है, चलिए फिर से देखिए, यहां से फिर से देखिए, चलिए यहां देखें, यहां से 1032 नंबर प्रश्न से फिर से देखें 1036 तक ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा कि उत्तर प्रदेश के मध्य भाग गंगा यमुना के विशाल मैदान में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो याद रखें जलोढ़ मृदा भी पाई जाती है। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा भी पाई जाती है और काली मृदा भी पाई जाती है। राइट आंसर उपर्युक्त सभी मार्क करेंगे। चलें अगला प्रश्न देखें, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का मृदा अपरदन सर्वाधिक होता है। क्या है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का मृदा अपरदन सर्वाधिक होता है, तो याद रखें ऑप्शन ए जलीय अपरदन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए जलीय अपरदन जो है वह हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक होता है। ठीक है, चलिए अगला देखें 1034 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में विंध्य श्रेणी की चट्टानों के टूटने फूटने से किस मृदा का निर्माण होता है। क्या है, उत्तर प्रदेश में विंध्य श्रेणी की चट्टानों के टूटने फूटने से किस मृदा का निर्माण होता है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे भोटा मृदा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में विंध्य श्रेणी की चट्टानों के टूटने फूटने से किस मृदा का निर्माण होता, तो भोटा मृदा। चलिए अगला देखें, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें लाल मृदा नहीं पाई जाती है, तो याद रखिए अलीगढ़ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें लाल मृदा नहीं पाई जाती है, तो याद रखिए अलीगढ़ में। अगला देखें, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में पाई जाने वाली मार या माड़ मृदा में किस तत्व की प्रधानता होती है, तो याद रखिए सिलिकेट की। क्या है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में पाई जाने वाली मार या माड़ मृदा में किस तत्व की प्रधानता होती है, तो वह है दोस्तों हमारा सिलिकेट। चलिए अगला देखें, कह रहा राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहां पर पाई जाती है, तो कह रहा है कि पर्वतीय व पठारी ढालों पर। क्या है, पर्वतीय व पठारी ढालों पर। ठीक है, सारे सॉइल के प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। ठीक है, कह रहा कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में पाई जाने वाली मार या माड़ मृदा में किस तत्व की प्रधानता होती है, तो याद रखिए सिलिकेट की। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में पाई जाने वाली मार या माड़ मृदा में किस तत्व की प्रधानता होती है, तो ऑप्शन बी सिलिकेट की। ठीक है, चलिए अगला देखें, कह रहा है कि राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहां पर पाई जाती है, तो याद रखिए पर्वतीय व पठारी ढालों पर। ठीक है, राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहां पाई जाती है, तो याद रखिए पर्वतीय व पठारी ढालों पर। ठीक है, चलिए 1038 नंबर देखें, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा है, तो वह राइट आंसर हम मार्क करेंगे कंकरेली और पथरीली। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां से तीनों प्रश्न फिर देखें कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में पाई जाने वाली मार या माड़ मृदा में किस तत्व की प्रधानता होती है, तो याद रखें दोस्तों सिलिकेट। ठीक है, फिर देखें कि राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहां पर पाई जाती है, तो याद रखिए पर्वतीय व पठारी ढालों पर। क्या है, राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहां पर पाई जाती है, तो याद रखिए पर्वतीय व पठारी ढालों पर। ठीक है, फिर देखिए उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा है, तो ध्यान रखें कंकरेली और पथरीली। क्या है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा है, तो याद रखिए कंकरेली और पथरीली। चलिए अगला देखिए 1039 नंबर प्रश्न देखें ध्यानपूर्वक। कह रहा है उत्तर प्रदेश में माठ चिकनी। क्या है, उत्तर प्रदेश में माठ चिकनी और बलुई चिकनी दोनों प्रकार की मिट्टियां किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि हमारे गोरखपुर जिले में, ठीक है, फिर है बस्ती जिले में, फिर है महाराजगंज जिले में, फिर है सिद्धार्थनगर जिले में, फिर है गोंडा जिले में दोस्तों माठ चिकनी और बलुई चिकनी नामक मिट्टियां पाई जाती हैं। ध्यान रखिए, फिर देखिए उत्तर प्रदेश में माठ चिकनी और बलुई चिकनी दोनों प्रकार की मिट्टियां किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, फिर से देखें, उत्तर प्रदेश में माठ चिकनी और बलुई चिकनी दोनों प्रकार की मिट्टियां किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि गोरखपुर जिले में, फिर है बस्ती जिले में, फिर है महाराजगंज जिले में, फिर है सिद्धार्थनगर जिले में, फिर है गोंडा जिले में। ठीक है, याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में माठ चिकनी और बलुई चिकनी दोनों प्रकार की मिट्टियां किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, तो याद रखिए दोस्तों गोरखपुर जिले में, बस्ती जिले में, महाराजगंज जिले में, सिद्धार्थनगर जिले में, गोंडा जिले में। ठीक है, चलिए यहां से 1036 नंबर प्रश्न से फिर रिपीट करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए 1039 तक चारों सवाल से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखें,
कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में पाई जाने वाली मार या माड़ मृदा में किस तत्व की प्रधानता होती है। क्या है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में पाई जाने वाली मार या माड़ मृदा में किस तत्व की प्रधानता होती है, तो याद रखें सिलिकेट। ठीक है, फिर देखें अगला प्रश्न, राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पाई जाती है, तो याद रखिए पर्वतीय व पठारी ढालों पर। क्या है, राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पाई जाती है, तो याद रखिए पर्वतीय व पठारी ढालों पर। ठीक है दोस्तों, राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पाई जाती है, तो याद रखिए पर्वतीय व पठारी ढालों पर। अगला देखें 1038 नंबर प्रश्न की उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा है, तो याद रखिए कंकरीली और पथरीली। ठीक है, चलिए अगला देखें 1039 नंबर प्रश्न की उत्तर प्रदेश में माठ चिकनी। क्या है, उत्तर प्रदेश में माठ चिकनी और बलुई चिकनी दोनों प्रकार की मिट्टियां किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें गोरखपुर में, बस्ती में, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, ये सारे उत्तर प्रदेश के जिले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है, आगामी वर्ष की परीक्षाओं के लिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते रहें ध्यान। चलिए 1040 नंबर प्रश्न को देखें क्या कह रहा है हमारा। चलिए देखें, कह रहा है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है। क्या है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है, तो याद रखें दोस्तों इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे, भोटा भी पाई जाती है, माड़ या मार भी पाई जाती है और कांवड़ भी पाई जाती है। राइट आंसर मार्क करेंगे उपर्युक्त सभी। ठीक है दोस्तों, सारे प्रश्न सॉइल से संबंधित हैं और ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते रहिए। ठीक है, चलिए देखें फिर से कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है, तो याद रखें दोस्तों भोटा मृदा भी पाई जाती है, माड़ मृदा भी पाई जाती है और कांवड़ मृदा भी पाई जाती है। दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें दोस्तों, और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। चलिए देखेंगे 1040 नंबर प्रश्न देखें, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है, तो ध्यान रखें भोटा भी पाई जाती है, माड़ या मार भी पाई जाती है और कांवड़ भी पाई जाती है। ठीक है, उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर मार्क करेंगे। चले 1041 नंबर प्रश्न को देखें, कह रहा है कि बंजर मृदा निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है, तो वह है दोस्तों हमारी गोरखपुर। ठीक है, कह रहा है कि बंजर मृदा निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है, तो याद रखिए ऑप्शन ए गोरखपुर। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है, तो भोटा मृदा, माड़ या माड़ मृदा, फिर है कांवड़ मृदा, उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बंजर मृदा निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन ए गोरखपुर। ठीक है, चलिए 1042 को देखें, कह रहा है प्राचीनतम काप मृदा से निर्मित क्षेत्र को क्या कहा जाता है। कह रहा है कि प्राचीनतम काप मृदा से निर्मित क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी बांगर। ठीक है, कह रहा है प्राचीनतम काप मृदा से निर्मित क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो बांगर। प्राचीनतम काप मृदा से निर्मित क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो बांगर। चलिए 1043 नंबर प्रश्न देखें, कह रहा है नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में कौन सी मृदा पाई जाती है। क्या है, नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों खादर। ठीक है, नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी खादर। चलिए 1044 नंबर प्रश्न देखें, कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित कुशीनगर जिले, क्या है, उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित कुशीनगर जिले की मृदा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो याद रखें भाट मृदा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित कुशीनगर जिले की मृदा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो याद रखिए दोस्तों भाट मृदा। क्या है, उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित कुशीनगर जिले की मृदा को स्थानीय रूप या स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो याद रखें ऑप्शन सी भाट मृदा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखें, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन से मुख्यतः कौन कौन से जिले प्रभावित हैं। क्या है, उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन से मुख्यतः कौन से जिले प्रभावित हैं दोस्तों, तो याद रखें इसका राइट आंसर हम आगरा भी मार्क करेंगे और राइट आंसर हम मथुरा भी मार्क करेंगे। बिल्कुल सही आंसर होगा ए और बी दोनों। ठीक है, फिर से देखें कि उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन से मुख्यतः कौन से जिले प्रभावित होते हैं, तो ऑप्शन ए आगरा भी और ऑप्शन बी मथुरा भी। राइट आंसर ए और बी दोनों होगा। ठीक है, फिर से देखें कि उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन से मुख्यतः कौन से जिले प्रभावित होते हैं, तो आगरा भी प्रभावित होता है और मथुरा भी। ठीक है, राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि ऊसर या रेह मृदा उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है। क्या है, ऊसर या रेह मृदा उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, तो याद रखिए दोस्तों मैनपुरी और कानपुर। ठीक है, फिर से देखिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन से मुख्यतः कौन से जिले प्रभावित हैं, तो याद रखिए आगरा और मथुरा जिला। ठीक है, आगरा और मथुरा जिला। चलिए फिर देखिए, ऊसर या रेह मृदा उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, तो याद रखिए दोस्तों मैनपुरी और कानपुर। ठीक है, ऊसर या रेह मृदा उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, तो मैनपुरी या
कानपुर, ठीक है, मैनपुरी और कानपुर दोनों इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ऊसर या रेह मृदा, ठीक है। चलिए 1047 नंबर प्रश्न को देखें ध्यान से, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चलिए यहां देखें, चलिए 1047 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बंजर भूमि कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। क्या है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बंजर भूमि कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो याद रखिए दोस्तों 10,988.59। क्या है, 10,988.59, ठीक है। यहाँ देखें, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बंजर भूमि कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो याद रखिए 10,988.59, ठीक है। याद रखें, डाटा है उत्तर प्रदेश में बंजर भूमि कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो याद रखिए 10,988.59, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखें, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस वर्ष संस्कृति विभाग यानी कि जो हमारा कल्चर डिपार्टमेंट है इसकी स्थापना की। तो याद रखिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस वर्ष कल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना की। तो याद रखिए दोस्तों 1957 में, ठीक है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस वर्ष कल्चर डिपार्टमेंट यानी कि संस्कृति विभाग की स्थापना की। तो याद रखिए दोस्तों 1957 में, ठीक है। चलिए फिर देखिए कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस वर्ष संस्कृति विभाग यानी कि कल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना की। तो याद रखिए दोस्तों 1957 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस वर्ष संस्कृति विभाग की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1957, ठीक है। चलिए 1049 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ, ठीक है। चलिए यहाँ देखें, चलिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखें कि उत्तर प्रदेश में भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी लखनऊ, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी लखनऊ। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। क्या है, कह रहा है कि राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे डॉक्टर संपूर्णानंद, ठीक है। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर डॉक्टर संपूर्णानंद। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर मार्क करेंगे हम लखनऊ, ठीक है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी लखनऊ, ठीक है। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन सी लखनऊ, ठीक है। चलिए अगला देखें, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जनजाति और लोक कला संस्कृति संस्थान कब स्थापित किया गया। तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे वर्ष 1996 में, ठीक है दोस्तों। चलिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जनजाति और लोक कला संस्कृति संस्थान कब स्थापित किया गया। तो याद रखिए वर्ष 1996 में, ठीक है। ऊपर याद रखिए कि उत्तर प्रदेश जो जैन विद्या शोध संस्थान है यह लखनऊ में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। चलिए अगला देखिए कि उत्तर प्रदेश में जनजाति और लोक कला संस्कृति संस्थान कब स्थापित किया गया। तो याद रखिए वर्ष 1996 में। उत्तर प्रदेश में जनजाति और लोक कला संस्कृति संस्थान कब स्थापित किया गया। तो याद रखिए वर्ष 1996 में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर सोनभद्र में किस काल की चित्रकला के नमूने प्राप्त हुए हैं। क्या है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर सोनभद्र में किस काल की चित्रकला के नमूने प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिए दोस्तों प्राचीन काल, ठीक है, यानी कि एशियन टाइम के, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर सोनभद्र में किस काल की चित्रकला के नमूने प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिए ऑप्शन ए प्राचीन काल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखें, कह रहा है कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के आगरा में चित्रशाला का निर्माण किसने कराया था। क्या है, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के आगरा में चित्रशाला का निर्माण किसने कराया था। तो याद रखिए दोस्तों जहांगीर, ठीक है। कह रहा है मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के आगरा में चित्रशाला का निर्माण किसने कराया। तो याद रखिए दोस्तों जहांगीर, ठीक है। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के आगरा में चित्रशाला का निर्माण किसने कराया। तो याद रखिए दोस्तों जहांगीर, ठीक है। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के आगरा में चित्रशाला का निर्माण किसने कराया। तो याद रखिए दोस्तों जहांगीर। चलिए 1055 नंबर प्रश्न देखें, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत कला भवन की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिए दोस्तों वर्ष 1950 में, ठीक है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत कला भवन की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिए वर्ष 1950 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत कला भवन की स्थापना कब की गई थी। तो वर्ष 1950 में, ठीक है। कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ स्थित है। तो याद रखिए वाराणसी में, ठीक है। कभी
कभी यह भी पूछा जाता है और पूछा भी गया है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में हमारा भारत कला भवन स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों वाराणसी जिले में। और उत्तर प्रदेश के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत कला भवन की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिए वर्ष 1950 में। चलिए 1056 नंबर प्रश्न देखें, कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य के विधानसभा में भित्ति चित्र बनाने का गौरव किसे प्राप्त है। क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य के विधानसभा में भित्ति चित्र बनाने का गौरव किसे प्राप्त है, तो याद रखिए जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी को। क्या है, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी को उत्तर प्रदेश राज्य के विधानसभा में भित्ति चित्र बनाने का गौरव प्राप्त है। जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी को। क्या है, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी को। यहाँ देखें कि उत्तर प्रदेश राज्य के विधानसभा में भित्ति चित्र बनाने का गौरव किसे प्राप्त है, तो याद रखें जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी को। क्या है, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी को। ठीक है, चलिए अगला देखें 1057 नंबर प्रश्न देखें कि उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति ने चित्रकला एवं मूर्तिकला पर 50 से अधिक पुस्तकें लिखकर विशेष ख्याति प्राप्त की है। क्या है, उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति ने चित्रकला एवं मूर्तिकला पर 50 से अधिक पुस्तकें लिखकर विशेष ख्याति प्राप्त की है, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों चमन सिंह चमन ने। ठीक है, चमन सिंह चमन ने। फिर देखिए उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति ने चित्रकला एवं मूर्तिकला पर 50 से अधिक पुस्तकें लिखकर विशेष ख्याति प्राप्त की है, तो याद रखिए चमन सिंह चमन ने दोस्तों। ठीक है, चलिए सारे दोस्तों ये प्रश्न जो अब हम लोग देख रहे हैं ये सारे कल्चर के प्रश्न है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, यानी कि संस्कृति से संबंधित प्रश्न है। चलिए ध्यान से देखें यहाँ क्या है, चलिए यहाँ देखते रहिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ देखें 1058 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी के, यानी कि संगीतज्ञ नहीं होगा दोस्तों, यह संगीतज्ञ होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में 6ठी शताब्दी से, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी के संगीतज्ञ नहीं संगीतज्ञ होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे कश्यप भी, शार्दुल भी और दत्तिल भी। ठीक है, इसका उपर्युक्त सभी राइट आंसर हम मार्क करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते रहिए यहाँ पे। चलिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी के संगीतज्ञ हैं, तो इसको राइट आंसर हम मार्क करेंगे कश्यप भी। ठीक है दोस्तों, फिर है शार्दुल भी, फिर है दत्तिल भी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला देखें, कह रहा है कि अष्टादश के रचनाकार स्वामी हरिदास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था। क्या है, अष्टादश के रचनाकार स्वामी हरिदास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में। ठीक है, अष्टादश के रचनाकार स्वामी हरिदास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में। ठीक है, फिर से देखें कि अष्टादश के रचनाकार स्वामी हरिदास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ था, तो याद रखें दोस्तों ऑप्शन ए अलीगढ़ में। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर देखिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से संगीतकार उत्तर प्रदेश के अयोध्या से संबंधित हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन से संगीतकार उत्तर प्रदेश के अयोध्या से संबंधित हैं, तो याद रखिए दोस्तों खुशी महाराज भी, फिर है दोस्तों हमारा मेहदी उस्ताद भी, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा रहीमुद्दीन खां भी। ठीक है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे उपर्युक्त सभी। चलिए फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन से संगीतकार उत्तर प्रदेश के अयोध्या से संबंधित हैं, तो याद रखिए खुशी महाराज, मेहदी उस्ताद और रहीमुद्दीन खान भी। ठीक है, उपर्युक्त सभी हम राइट आंसर मार्क करेंगे। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन से संगीतकार उत्तर प्रदेश के अयोध्या से संबंधित हैं, तो याद रखिए खुशी महाराज, मेहदी उस्ताद, रहीमुद्दीन खान। ठीक है, चलिए याद रखिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखें, कह रहा उत्तर प्रदेश के आगरा घराने की उत्पत्ति किससे हुई है। क्या है, उत्तर प्रदेश के आगरा घराने की उत्पत्ति किससे हुई है, तो याद रखिए अलकदास, मलूकदास। ठीक है दोस्तों, क्या है, उत्तर प्रदेश के आगरा घराने की उत्पत्ति किससे हुई है, तो याद रखिए दोस्तों अलकदास और मलूकदास। क्या है, उत्तर प्रदेश के आगरा घराने की उत्पत्ति किससे हुई है, तो याद रखिए दोस्तों अलकदास, मलूकदास। चलिए अगला देखें, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ ख्याल गायकी का पितामह किसे माना जाता है। क्या है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ ख्याल गायकी का पितामह किसे माना जाता है, तो याद रखें दोस्तों खुर्शीद अली खां को। क्या है, खुर्शीद अली खां इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ ख्याल गायकी का पितामह किसे माना जाता है, तो याद रखिए खुर्शीद अली खां को। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ ख्याल गायकी का पिता किसे माना जाता है, तो याद रखिए खुर्शीद अली खां को। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ ख्याल गायकी का पितामह किसे माना जाता है, तो याद रखिए दोस्तों खुर्शीद अली खां को। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह किस नृत्य का विशाल आयोजन करते थे। क्या है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह किस नृत्य का विशाल आयोजन करते थे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल हम मार्क करेंगे, वह है दोस्तों हमारा रहस नृत्य। ठीक है दोस्तों, क्या है, रहस नृत्य। फिर देखिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह किस नृत्य का विशाल आयोजन करते थे, तो राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों रहस नृत्य। ठीक है,
फिर से देखें, उत्तर प्रदेश में लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह किस नृत्य का विशाल आयोजन करते थे? तो हम राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, रहस्य नृत्य। ठीक है, चलिए फिर अगला देखें, उत्तर प्रदेश के कथक कलाकारों में से निम्नलिखित में से कौन नहीं है? क्या है? उत्तर प्रदेश के कथक कलाकारों में से निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे शिवसेवक मिश्र। ठीक है, राइट आंसर मार्क करेंगे शिवसेवक मिश्र। जबकि दोस्तों शंभू महाराज, बिरजू महाराज, लघु महाराज यह सभी उत्तर प्रदेश के कथक कलाकार हैं, जबकि शिवसेवक मिश्र हमारे उत्तर प्रदेश के कथक कलाकार नहीं है। फिर देखिए यहां प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के कथक कलाकारों में से निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ठीक है, तो शंभू महाराज भी हैं, बिरजू महाराज भी हैं, लघु महाराज भी हैं, जबकि शिवसेवक मिश्र हमारे कथक कलाकार नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहां देखिए, कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के किराना घराने का संस्थापक किसे माना जाता है? क्या है? उत्तर प्रदेश के किराना घराने का संस्थापक किसे माना जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, बंदे अली खां को। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किराना घराने का संस्थापक किसे माना जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, बंदे अली खां को। क्या है? उत्तर प्रदेश के किराना घराने का संस्थापक किसे माना जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, बंदे अली खां। ठीक है, बंदे अली खां को दोस्तों हम लोग उत्तर प्रदेश के किराना घराने का संस्थापक मानते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखें, कह रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश के अतरौली घराने की स्थापना किसने की थी? क्या है? उत्तर प्रदेश के अतरौली घराने की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए दोस्तों, काले खां और चांद खां ने। ठीक है, राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, उपर्युक्त दोनों। ठीक है, चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश के अतरौली घराने की स्थापना किसने की थी? तो काले खां और चांद खां ने। राइट आंसर ऑप्शन सी हम मार्क करेंगे। फिर देखें, उत्तर प्रदेश के अतरौली घराने की स्थापना किसने की थी? तो काले खां ने और चांद खां ने। ठीक है, राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। उत्तर प्रदेश के अतरौली घराने की स्थापना किसने की थी? तो काले खां और चांद खां। राइट आंसर मार्क करेंगे उपर्युक्त दोनों। ठीक है, चलें अगला देखें, कह रहा है दोस्तों 1067 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के बनारस घराने की गायकी के प्रमुख अंग हैं। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के बनारस घराने की गायकी के प्रमुख अंग हैं। तो याद रखिए दोस्तों, ठुमरी और ठप्पा। ठीक है, कजरी और चैती, फिर है ध्रुपद और धमार, और राइट आंसर मार्क करेंगे उपर्युक्त सभी। फिर देखें, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के बनारस घराने की गायकी के प्रमुख अंग हैं। तो याद रखिए, ठुमरी और ठप्पा, कजरी और चैती, ध्रुपद और धमार, और उपर्युक्त सभी। ठीक है, फिर देखें, उत्तर प्रदेश के बनारस घराने की गायकी के प्रमुख अंग हैं। तो याद रखिए, ठुमरी और ठप्पा, कजरी और चैती, ध्रुपद और धमार, और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए 1068 नंबर प्रश्न की, उत्तर प्रदेश में बनारस घराने के ध्रुपद धमार गायकों में कौन शामिल है? क्या है? उत्तर प्रदेश में बनारस घराने के ध्रुपद धमार गायकों में कौन शामिल है? तो याद रखिए दोस्तों, पंडित राम सेवक मिश्र भी, शिवसेवक मिश्र भी, और ज्वाला प्रसाद मिश्र भी। उपर्युक्त सभी इसका बिल्कुल हम राइट आंसर मार्क करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में बनारस घराने के ध्रुपद धमार गायकों में कौन शामिल है? तो याद रखिए दोस्तों, पंडित राम सेवक मिश्र, शिवसेवक मिश्र और ज्वाला प्रसाद मिश्र, और राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों उपर्युक्त सभी। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश में बनारस घराने के ध्रुपद धमार गायकों में कौन शामिल है? तो याद रखिए, पंडित राम सेवक मिश्र, शिवसेवक मिश्र, ज्वाला प्रसाद मिश्र, और उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि टप्पा शैली की गायिका इमाम बाई का संबंध उत्तर प्रदेश में किस घराने से है? क्या है? टप्पा शैली की गायिका इमाम बाई का संबंध उत्तर प्रदेश में किस घराने से है? तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे बनारस घराना। ठीक है, कह रहा है कि टप्पा शैली की गायिका इमाम बाई का संबंध उत्तर प्रदेश में किस घराने से है? तो याद रखिए दोस्तों, बनारस घराने से। ठीक है, फिर देखिए, टप्पा शैली की गायिका इमाम बाई का संबंध उत्तर प्रदेश में किस घराने से है? तो याद रखिए, बनारस घराना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे ध्यानपूर्वक। चलिए देखिए, यहाँ कह रहा है दोस्तों, पखावज वादक अमरनाथ मिश्र। क्या है? पखावज वादक अमरनाथ मिश्र का संबंध उत्तर प्रदेश के किस घराने से है दोस्तों? तो याद रखिए, बनारस घराना। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि पखावज वादक अमरनाथ मिश्र का संबंध उत्तर प्रदेश के किस घराने से है? तो राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, बनारस घराना। ठीक है, पखावज वादक अमरनाथ मिश्र का संबंध उत्तर प्रदेश के किस घराने से है? तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, बनारस घराना। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के रामपुर घराने से संबंधित हैं। तो याद रखिए दोस्तों, नेमत खां सदारंग भी, वजीर खां भी, और उस्ताद अमीर खां भी। राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, उपर्युक्त सभी। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के रामपुर घराने से संबंधित हैं। तो याद रखिए, नेमत खां सदारंग भी, वजीर खां भी, और उस्ताद अमीर खां भी। ठीक है, राइट आंसर उपर्युक्त सभी। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश के रामपुर घराने से संबंधित हैं। तो नेमत खां सदारंग भी, वजीर खां भी, उस्ताद अमीर खां भी, और राइट आंसर उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा घराना सितार वादन के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है? क्या है? उत्तर प्रदेश का कौन
कौन सा घराना सितार वादन के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है? तो याद रखिए इटावा घराना। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा घराना सितार वादन के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है? तो याद रखिए दोस्तों इटावा घराना। ठीक है, चलिए अगला देखें। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा घराना सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए दोस्तों हम राइट आंसर मार्क करेंगे शाहजहांपुर घराना। ठीक है, कह रहा है फिर से देखिए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा घराना सितार वादन के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है? तो याद रखिए इटावा घराना। फिर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा घराना सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए शाहजहांपुर घराना। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा घराना सितार वादन के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है? तो याद रखिए दोस्तों इटावा घराना। और यदि बात करें कि उत्तर प्रदेश का कौन सा घराना सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए दोस्तों शाहजहांपुर घराना। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे के प्रश्न देखें क्या दिया गया है। चलिए यहां देखिए, चलिए दोस्तों देखें, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का अजराड़ा घराना संबंधित है। क्या है? उत्तर प्रदेश का अजराड़ा घराना संबंधित है। तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों तबला वादन से। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का अजराड़ा घराना संबंधित है। तो याद रखिए वह है हमारा तबला वादन से। ठीक है, उत्तर प्रदेश का अजराड़ा घराना संबंधित है। तो याद रखिए ऑप्शन ए तबला वादन से। ठीक है, फिर अगला देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो याद रखें दोस्तों कई बार पेपर में पूछा गया है कथक, जिसका मतलब है दोस्तों कथा कहने वाला। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वह है दोस्तों हमारा कथक, जिसका मतलब होता है दोस्तों कथा कहने वाला। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक। ठीक है, चलिए 1076 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र के अहीर समाज का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों। तो याद रखिए फरवही नृत्य। ठीक है, क्या कह रहा है ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र के अहीर समाज का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो याद रखिए फरवही नृत्य। ठीक है, चलिए फिर देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र के अहीर समाज का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो याद रखिए फरवही नृत्य। ठीक है दोस्तों, चलिए 1077 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित हैं? तो याद रखिए दोस्तों वाराणसी जनपद से। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है कि आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित हैं? तो याद रखिए दोस्तों वाराणसी से। ठीक है, फिर देखिए, आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित हैं? तो याद रखिए वाराणसी से। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितनी संस्थाओं द्वारा कथक में स्नातक की डिग्री दी जाती है? क्या है? उत्तर प्रदेश में कितनी संस्थाओं द्वारा कथक में स्नातक की डिग्री दी जाती है? तो याद रखिए 4। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर 4 होगा। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, क्या है? उत्तर प्रदेश के, कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर सोनभद्र जिलों में अच्छी फसल व अच्छी वर्षा के लिए किया जाने वाला नृत्य है। तो याद रखें दोस्तों वह है हमारा कौन सा नृत्य? वह है हमारा ऑप्शन बी चौलर नृत्य। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर सोनभद्र जिलों में अच्छी फसल व अच्छी वर्षा के लिए किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों तो चौलर नृत्य। क्या है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर सोनभद्र जिलों में अच्छी फसल व अच्छी वर्षा के लिए किया जाने वाला नृत्य है। तो याद रखिए दोस्तों चौलर नृत्य। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 1080 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। चलिए यहां देखें, चलिए 1080 नंबर प्रश्न को देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में रामनवमी पर किया जाने वाला नृत्य है। क्या है? उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में रामनवमी पर किया जाने वाला नृत्य है। तो याद रखें दोस्तों वह है हमारा जोगनी नृत्य। ठीक है, क्या है कि उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में रामनवमी पर किया जाने वाला नृत्य है। तो याद रखिए दोस्तों जोगनी नृत्य। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में रामनवमी पर किया जाने वाला नृत्य है। तो याद रखिए जोगनी नृत्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में रामनवमी पर किया जाने वाला नृत्य है। तो याद रखिए जोगनी नृत्य। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय वन चेतना केंद्र अथवा संत रविदास वन विहार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। तो याद रखें दोस्तों वह है हमारा बस्ती जनपद में। ठीक है, कह रहा है कि राष्ट्रीय वन चेतना केंद्र अथवा संत रविदास वन विहार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है। तो याद रखिए बस्ती में। फिर देखिए, राष्ट्रीय वन चेतना केंद्र अथवा संत रविदास वन विहार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है। तो याद रखिए बस्ती में। चलिए अगला देखें, कह रहा दोस्तों कि मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। क्या है? मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। तो याद रखिए इलाहाबाद घराना, फिर हो जाएगा हमारा बनारस घराना, फिर हो जाएगा लखनऊ घराना और राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था दोस्तों तो यह तीनों नहीं थे। ठीक है, इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे इनमें से कोई नहीं, यानी कि यह तीनों आंसर
गलत दिए गए हैं। और राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र, तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलें आगे देखें, कह रहा है दोस्तों, यहाँ देखें, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे ध्रुपद की डागुर वाणी का प्रवर्तक माना जाता है। क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे ध्रुपद की डागुर वाणी का प्रवर्तक माना जाता है, तो याद रखिए दोस्तों स्वामी हरिदास को। क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे ध्रुपद की डागुर वाणी का प्रवर्तक माना जाता है, तो याद रखिए दोस्तों स्वामी हरिदास को। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से किसे ध्रुपद की डागुर वाणी का प्रवर्तक माना जाता है, तो याद रखिए स्वामी हरिदास को। ठीक है, चलिए यहां देखें 1084 नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है कि कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम कांग्रेस की स्थापना के समय उत्तर प्रदेश के किस जनपद के जिलाधीश थे, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन डी, इटावा। ठीक है, क्या है कि कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम कांग्रेस की स्थापना के समय उत्तर प्रदेश के किस जनपद के जिलाधीश थे, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन डी, इटावा। ठीक है, कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम कांग्रेस की स्थापना के समय उत्तर प्रदेश के किस जनपद के जिलाधीश थे, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन डी, इटावा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं हमारे। ठीक है, चलिए यहां देखिए, चलिए देखें, कह रहा है दोस्तों, यहां देखें, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर किस जनपद में है। ये दोनों प्रश्न कई बार रिपीट किए गए हैं, तो याद रखें कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर किस जनपद में है, तो याद रखें दोस्तों रायबरेली में। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर किस जनपद में है, तो याद रखिए दोस्तों रायबरेली में। क्या है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर किस जनपद में है, तो याद रखिए दोस्तों रायबरेली में। दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। चलिए देखेंगे आगे के प्रश्न को। कह रहा है दोस्तों कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के अस्थाई न्यायाधीशों की संख्या 76 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी, लेकिन इसको आप एक बार अपडेटेड चेक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार अपडेटेड चेक कर लीजिएगा, ये अपडेट होता रहता है। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अस्थाई न्यायाधीशों की संख्या 76 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 120 करेंगे, लेकिन इसको एक बार आप लोग अपडेटेड चेक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 1087 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राजनैतिक प्रश्नों को उठाने वाले पहले व्यक्ति थे। क्या है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राजनैतिक प्रश्नों को उठाने वाले पहले व्यक्ति थे, तो याद रखिए दोस्तों गंगा प्रसाद वर्मा। ठीक है, गंगा प्रसाद वर्मा, याद रखें ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राजनैतिक प्रश्नों को उठाने वाले पहले व्यक्ति थे, तो याद रखिए दोस्तों गंगा प्रसाद वर्मा। ठीक है, गंगा प्रसाद वर्मा। चलिए 1088 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिए दोस्तों वर्ष 1954 में। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिए दोस्तों वर्ष 1954 में। ठीक है दोस्तों, कि उत्तर प्रदेश में विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग की स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 1954 में। उत्तर प्रदेश में विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग की स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 1954 में। चलिए अगला देखिए कि उत्तर प्रदेश में धन्वंतरी वाटिका की स्थापना कहां पर की गई है, तो याद रखें राजभवन उत्तर प्रदेश। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में धन्वंतरी वाटिका की स्थापना कहां पर की गई है, तो याद रखिए राजभवन उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में धन्वंतरी वाटिका की स्थापना कहां पर की गई है, तो याद रखिए राजभवन उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे देखें क्या कह रहा है। यहां देखें, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौमी एकता सप्ताह कब मनाया जाता है, तो याद रखिए 19 नवंबर से 25 नवंबर। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौमी एकता सप्ताह कब मनाया जाता है, तो याद रखिए 19 नवंबर से 25 नवंबर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौमी एकता सप्ताह कब मनाया जाता है, तो याद रखिए 19 नवंबर से दोस्तों 25 नवंबर। फिर देखिए दोनों की, उत्तर प्रदेश में धन्वंतरी वाटिका की स्थापना कहां पर की गई है, तो याद रखिए राजभवन उत्तर प्रदेश में। और फिर देखिए कि उत्तर प्रदेश में कौमी एकता सप्ताह कब मनाया जाता है, तो याद रखिए 19 नवंबर से 25 नवंबर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। चलिए यहां देखें 1091 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए यहां पे। ठीक है, चलिए देखते रहिए ध्यान से। चलिए देखिए, यहां कह रहा है कि निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन सा एक पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित लोकगीतों में से दोस्तों कह रहा है कि कौन सा एक पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों लोरकी। ठीक है, यहां ध्यान रखिए,
कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन सा एक पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों लोरकी। ठीक है, निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन सा एक पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है, तो राइट आंसर मार्क करेंगे लोरकी। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो राइट आंसर मार्क करेंगे देसी घी उद्योग, वह हो जाएगा हमारा हाथरस। ठीक है, फिर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे देसी घी उद्योग हाथरस। ठीक है, देसी घी उद्योग हाथरस। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि सीतामढ़ी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है। क्या है, कह रहा है कि सीतामढ़ी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों भदोही। ठीक है, क्या कह रहा है कि सीतामढ़ी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों भदोही। ठीक है, सीतामढ़ी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है, तो राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों भदोही। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित उस नृत्य को चिन्हित करें जो फसल काटते समय कृषकों द्वारा किया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों सौरा नृत्य। क्या है, कह रहा है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित उस नृत्य को चिन्हित करें जो फसल काटते समय कृषकों द्वारा किया जाता है, तो याद रखिए ऑप्शन ए सौरा नृत्य। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित उस नृत्य को चिन्हित करें जो फसल काटते समय कृषकों द्वारा किया जाता है, तो याद रखिए सौरा नृत्य। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखें, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित रिहंद बांध की ऊंचाई है, तो याद रखिए 91 मीटर। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित रिहंद बांध की ऊंचाई है, तो याद रखिए दोस्तों 91 मीटर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अवस्थित रिहंद बांध की ऊंचाई है, तो याद रखिए दोस्तों कितनी, वह है हमारी 91 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 1095 जो प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है इस वीडियो में यहीं तक। बाकी बचे हुए जो प्रश्न है दोस्तों, बाकी जो इसके बचे हुए पार्ट्स हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, अगली वीडियो एक और वीडियो लाके पूरी कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में यहीं तक। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लगातार ऐसे ही पढ़ते रहें। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।